हेलो। ये वीडियो एंटी डिफेक्शन लॉ पे है। इसका मतलब है दल परिवर्तन करने पर जो है क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उससे संबंधित है। ये चीज़ न्यूज़ में भी रही थी क्योंकि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी वो स्पीकर उसमें शिवसेना में टूट हुई, अलग से पार्टी बनी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ये 10th शेड्यूल जो है फिर चर्चा में आई। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ या दल परिवर्तन जो कानून है, दल बदल कानून है, ये 10th शेड्यूल के द्वारा जोड़ा गया था और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। यानी कि दल जो निरर्ता या दल परिवर्तन के आधार पर जो निरर्ता का कानून है, अयोग्यता का कानून है, वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में आया और ये 52 अमेंडमेंट था 1985 में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस 52वें संविधान संशोधन जो है 1985 के द्वारा न केवल क्या कहते हैं ये जोड़ी गई 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची, बल्कि दो जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है भी जोड़े गए, अंत स्थापित किए गए इसमें 102 का 2 एंड 191 का 2, यानी कि 102 का क्लास 2 जोड़ी गई, 102 में क्लास 2 जोड़ी गई और आर्टिकल 191 में क्लॉज जो है 2 जोड़ी गई। 102 है संसद के सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित है, निरर्ता से संबंधित है, आप कह सकते हैं निर्योग्यता या निरर्ता। और जो है 191 जो आर्टिकल है वो राज्य विधानमंडल के सदस्य की निरर्ता से संबंधित है। यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो वो अगर 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, जो प्रावधान है उसमें अगर निरर्ह होता है, अयोग्य होता है, तो ये जो है आर्टिकल उससे संबंधित है, ये पार्लियामेंट से संबंधित है और जो है ये राज्य विधानमंडल से है। इसमें ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कोई संसद सदस्य है 10वीं अनुसूची में जो है निर्योग्य होगा, निरर्थ होगा, वो तो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ये राज्य विधानमंडल के सदस्य के है। यानी कि यदि कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के साथ निरर्ह हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, तो वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। ये संसद, ये राज्य विधानमंडल। जैसे मैंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अच्छा, इसमें क्या प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल डिफेक्शन में टूटना, अलग हो जाना, यानी कि दल परिवर्तन करने के आधार पर राज्य विधानमंडल तथा संसद के सदस्यों के जो है निरर्हता या अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है इस अनुसूची में। और ये जैसे मैंने कहा 52 अमेंडमेंट के द्वारा आई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी, बीजेपी पावर में थी, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ और वो 91st अमेंडमेंट है, 2003 के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ इसकी एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस आए डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान हैं उसको हमने जो है, यह डिस्क्वालिफिकेशन किन किन से संबंधित कैसे होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन, या इंडिपेंडेंट है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन, या नॉमिनेटेड मेंबर जो मनोनीत सदस्य है उससे डिस्क्वालिफिकेशन का, इनसे रिलेशन रख के हमने अध्ययन किया है। यानी कि निर्योग्यता का जो है इन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे होता है ये। तो इसमें 3 हेडिंग बनाए हैं। मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई सदस्य संसद का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, जब किसी राजनीतिक पार्टी का हो, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा दल बदल परिवर्तन का, या दल परिवर्तन जो 10th शेड्यूल में है निरर्हता, उससे क्या प्रभाव, कैसे प्रभावित होगी, इसको डिस्कस किया है। अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस।
यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है, मनोनीत नहीं है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ सांसद है या जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य है। तो अब इफ़ ही वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, यदि स्वेच्छा से ही राजनीतिक दल को की सदस्यता त्याग देता है तो वो जो है मेंबर नहीं होगा, उस सदन का जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक तो वजह ये है, और दूसरा ये है और बी, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party। यहाँ तक पढ़ते हैं इसका मतलब हिंदी में क्या है, यदि वो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उसने कोई दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देश के विरुद्ध उसने मतदान किया है या मतदान से अलग रहा है, एब्सटेंड रहा है, ये तो उसने वोट कर दिया, इफ ही वोट्स और एब्सटेंड, या मतदान से अलग रहा है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन उसमें एक शर्त और है, एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। जिसने ये काम किया है, अगर पार्टी ने 15 दिन में उसको क्षमा नहीं किया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसका मतलब है यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपने सदस्यों को डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के खिलाफ उसने वोट कर दिया है या उस डायरेक्शन के खिलाफ वो जो वोट से अलग रहा है तो उसकी पार्टी सदस्यता चली जाएगी, वह अयोग्य हो जाएगा उस पार्टी का, और 10 शेड्यूल में आएगा। लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर पार्टी उसको नोटिस भेजेगी, उससे पूछेगी भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो अगर 15 दिन के अंतर्गत पार्टी ने उसको क्षमा कर दिया तो उसको कोई प्रभावित नहीं होगा, जो है अदरवाइज उसकी जो है अयोग्य हो जाएगा, जो है उस पार्टी के लिए निरस्त हो जाएगा वो। इंडिपेंडेंट मेंबर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई ऐसा सदस्य जो इंडिपेंडेंट हो और वो जो है किसी सदन का सदस्य हो, तो उसके जो है 10 शेड्यूल क्या कहती है उसके संबंध में, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ ए हाउस बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू रिमेन ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य बन जाता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब? इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, अपने ऐसे चुनाव निर्वाचन के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर देता है तो उसकी भी मेंबरशिप चली जाएगी, ये मतलब है। नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य के लिए क्या कहते हैं, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस बिकम्स डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन हिज हाउस। मनोनीत सदस्य भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कैसे? इफ ही बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, यदि वो 6 महीने के बाद, जब वो सदन में जिस दिन से उसने सीट ग्रहण की है, उसका औपचारिक रूप से वो जो है सदन का सदस्य बना है जो है, तब उसके 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता उस सदन से चली जाएगी। ये राज्य विधानमंडल और जो है संसद सदस्य दोनों पर लागू होती है। मनोनीत सदस्य के बारे में है, इसका मतलब है 6 महीने के बाद जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो मनोनीत है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसका मतलब है 6 महीने के अंतर्गत वो करेगा। अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो सदन के अयोग्य नहीं होगा। यानी कि उसका 10वीं संविधान की जो 10th शेड्यूल है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस मीन दैट ही मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ टेकिंग सीट इन द हाउस विदाउट इनवाइटिंग इज दिस डिस्क्वालिफिकेशन। यानी इसका मतलब हिंदी में ये है कि यदि वो 6 महीने के अंदर कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी सदस्यता कंटिन्यू रहेगी उस सदन में, ये मतलब है इसका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, निरता या अयोग्यता
कहाँ नहीं होगी उसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, जो ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग टू केसेस, दो मामलों में जो है ये दल बदल के आधार पर जो निर्योग्यता है, जो अयोग्यता है, वो लागू नहीं होगी। इसके दो अपवाद हैं। इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज ए रिजल्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, वो पार्टी के 2/3 सदस्य किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तब भी वो अयोग्य नहीं होगा, 2/3 कम से कम, ये मतलब है इसका। इफ ए मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यदि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का पीठासीन अधिकारी है का जब उसका चयन हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, वॉलेंट्री गिव द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्य, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनाव होकर सदन में पहुंचा है और वो पीठासीन अधिकारी के रूप में उसका इलेक्शन हो गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गया है, तो वो स्वेच्छा से अपना पद त्याग कर देता है, यदि वो कर देता है, या रिज्वाइन इट आफ्टर ही सीसेस में स्टॉप, रुक जाना, टू होल्ड दैट ऑफिस, या दूसरे में इफ इट ज्वाइंस आफ्टर सीसेस टू होल्ड, जब वो उस पद पे नहीं रहता उसको वो पुनः ज्वाइन कर लेता है, तब भी उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। जैसे हमने शुरू वाले पेज में पढ़ा है कि यदि कोई वॉलंटियर जो है अपनी मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है तो चली जाएगी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के विषय में ऐसा नहीं है। अगर कोई जो है स्वेच्छा से अपना जो है गिव अप कर देता है, यानी कि प्रत्याग कर देता है अपनी पार्टी से, किसी पार्टी सदस्यता से जिससे वो चुन के आया है, और पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, और ज्वाइन इट आफ्टर ही सीसेस टू होल्ड ऑफिस, और यदि उस पद पर नहीं रहा उसके बाद वो ज्वाइन करता है तो उसको सदस्यता बनी रहेगी। दिस एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन व्यू ऑफ द डिग्निटी एंड इम्पार्शलिटी ऑफ दिस ऑफिस, उसके पद की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह अपवाद, इस अपवाद का प्रावधान किया गया, ये मतलब है ये। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। जैसे मैंने कहा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है, लेकिन जहाँ हमने 10th शेड्यूल से संबंधित प्रावधान है उसी को उठाया है। दिस प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल पर्टेन टू एग्जम्पशन फ्रॉम एग्जम्पशन अपवाद फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मतलब क्या है, देखिए इस अमेंडमेंट से पहले जो है कम से कम 1/3 जो है क्या कहते हैं, अगर सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी, मान लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी 99 मेंबर्स हैं, अगर उसके 33 मेंबर भी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो वो वैलिड था, उसको ख़त्म किया गया था इसके द्वारा, यानी कि 1/3 का स्प्लिट का प्रावधान खत्म कर दिया गया था इसके द्वारा, ये मतलब है इसका। इसका मतलब वर्तमान में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में 120 मेंबर्स हैं और उसके 40 मेंबर जो है उससे स्प्लिट होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो अयोग्य हो जाएंगे 10th शेड्यूल में, ये मतलब है। 1/3 का प्रावधान जो है 52 अमेंडमेंट 1985 में राजीव जी के समय था, उसमें काफ़ी लूप होल्स थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी सुधार किया गया और ये 1/3 का प्रावधान स्प्लिट का इसको डिलीट किया गया। इट मीन्स दैट द डिफेक्टर्स हैव नो प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्प्लिट, यानी कि 1/3 के आधार पर अब जो है जो टूट के दूसरी पार्टी में जाए उनको अब कोई संरक्षण नहीं है। इसका मतलब है सदन में अयोग्य हो जाएंगे ऐसे। डिसाइडिंग अथॉरिटी अब क्या है, अब दल बदल के आधार पर जो है, यानी कि 10th शेड्यूल के जो प्रावधान के आधार पर जो डिसाइडिंग करते हैं कि कौन अयोग्य है कौन योग्य है, जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसी से संबंधित है ये पॉइंट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग ऑफ द डिफेक्शन, डिफेक्शन दल बदल के आधार पर को निर्योग्य है या नहीं, तो इस प्रश्न का निर्धारण क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं, उस जो है सदन के जो है जो भी सदन का प्रिजाइड विधानसभा का हो या मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का हो या पार्लियामेंट का जो होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो तय करेगा। ओरिजिनली द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। मूल रूप से यह प्रावधान किया गया इस पार्ट में, इस
एक्ट में जो अमेंडमेंट लाए गए थे कि और जो 10 शेड्यूल जोड़ी गई थी उसमें ये प्रावधान किया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य 10 शेड्यूल के अनुसार है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया गया, मूल रूप से किया गया। लेकिन हाउएवर इन किहोतो हो लोहन केस 1993 के इस केस में किहोतो हो लोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिस प्रोविजन एज इन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो डिसीजन होगा फाइनल होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, इसको असंवैधानिक घोषित किया है। यानी कि अगर किसी, इसका मतलब है कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय को जो है कोर्ट में लाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इज सीक्स टू टेक अवे द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्र अधिकारों को छीनता है, तो इसलिए फाइनल नहीं है। यानी कि हम उसको कोर्ट में चैलेंज अगर कोई करता है तो हम उसको देखेंगे उस मैटर को, ये मतलब है। इफ इट हेल्ड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज डिसाइडिंग क्वेश्चन अंडर द 10 शेड्यूल फंक्शंस द ट्राइब्यूनल। कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है कि 10 शेड्यूल का किसी मैटर को, प्रश्न को अगर वो देखता है, डिसाइड, उसका विनिश्चय करता है, निर्धारण करता है, तो वो एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली ट्राइब्यूनल के रूप में काम करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त कहा इस केस में। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, हैंस हिज डिसीजन लाइक दैट ऑफ एनी ट्राइब ऑफ एनी अदर ट्राइब्यूनल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने कह दिया कि क्योंकि पीठासीन अधिकारी एक ट्राइब्यूनल अधिकरण के रूप में काम करता है, तो उसका डिसीजन भी है अन्य प्राधिकरण के समान है, तो इसलिए उसकी हम इस सब्जेक्ट टू जुडिशियल न्यायिक समीक्षा के अधिकार है, अधीन है। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि कोर्ट में वो मैटर आ सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेला फाइडी एंड परवर्सिटी। अगर परवर्स का मतलब, परवर्सिटी का मतलब इलॉजिकल कोई चीज़ हो, पर जो है अतार्किक हो, या मेला फाइडी का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण हो, उसकी जो है दुर्भावपूर्ण हो, जो है उसका दुराशय हो, ये मतलब है। तो इस आधार पर न्यायिक समीक्षा हो जाएगी। ये और भी ग्राउंड है। प्रेजेंटली द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये बहुत बड़ा लूप होल है, बड़ा डिसाइडिंग कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो है निश्चय में टाइम लिमिट नहीं है कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे जो क्वेश्चन आए हैं कि कोई 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई योग्य है या नहीं है, इस प्रकार के जब पीठासीन अधिकारी के समक्ष आते हैं तो ये वर्षों तक ये मैटर चलते हैं, और जो है तो ये एक बड़ा ही विवादास्पद जो है कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। तो क्योंकि हमारे संविधान में कितने समय में पीठासीन अधिकारी जो है इस प्रश्न का निर्धारण करेगा, ये टाइम लिमिट नहीं है। विद इन सच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन द एंटी डिफेक्शन केस। कीशम मेघचंद्र सिंह केस, ये 2020 का है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी दैट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन अंडर द 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड, सामान्य तौर पर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। इस केस में कीशम मेघचंद्र सिंह के 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 10th शेड्यूल के अंतर्गत जो याचिकाएं हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, वो सामान्य तौर पर 3 महीने में डिसाइड हो फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फाइलिंग, जब वो फाइल हो उससे 3 महीने के अंतर्गत डिसाइड ये हो जाए। सुप्रीम कोर्ट आल्सो नोट, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, ये चीज़ आई, द इश्यू ऑफ पार्टीजन पक्षपातपूर्ण, तरफदारी, अंधभक्ति बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर पर अंधभक्ति का, पक्षपात का आरोप भी लगता है। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बिंदु पर, जो है क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो, क्योंकि उसकी निष्ठा एक पॉलिटिकल पार्टी से हो रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव पे जिन पे ही लड़के आते हैं, तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह अक्सर लगता रहता है। तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टीजन बिहेवियर, जो पक्षपातपूर्ण बिहेवियर है स्पीकर का, ड्यू टू देयर एलिजियंस में निष्ठा, एंड सजेस्टेड परमानेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड केस अंडर 10th शेड्यूल की 10वीं अनुसूची में जो केस है वो एक ट्राइब्यूनल, एक स्थायी ट्राइब्यूनल के द्वारा जो है
तय हों। ये सब सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं, वो जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन जो है उनकी एलिजियंस माने निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुके रहते हैं और उन्हीं के अनुसार डिसीजन देते हैं। एक प्रकार से अक्सर मीडिया में ये खबर आती है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाए जो 10th शेड्यूल के मैटर्स को निश्चित करे, उसका निर्धारण करें। ओके।